हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। सेल्स कितने तरह के होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा टाइप है यूकैरियोटिक सेल। बेसिस रखा है हमने न्यूक्लियस का नेचर। अगर किसी न्यूक्लियस के पास उसकी मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तब उस सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। जो पुराने टाइप के सेल्स होते थे उनमें न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती थी, इसीलिए पुराने टाइप के सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जो एडवांस टाइप के सेल है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो नेकेड अवस्था में होगा, नंगा डीएनए यहाँ पे होगा। बेसिकली यहाँ का जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोज किया जाएगा, इनक्लोज होगा, ढका हुआ होगा। तो डीएनए इज इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे। बेसिकली इस वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखो, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना, और यहाँ पे है यूकैरियोटिक, यू का मतलब ही होता है ट्रू या फिर एडवांस्ड। और कैरियोटिक जो है ये वर्ड आया है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है इंग्लिश में न्यूक्लियस, और कैरियोन बेसिकली लैटिन का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस वर्ड की डिकोडिंग बनती है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जहां पे पुराने प्रकार का क्या हो, न्यूक्लियस हो। यहाँ पे सही प्रकार का क्या हो, न्यूक्लियस, या फिर एडवांस प्रकार का क्या हो, न्यूक्लियस हो। तो ये दो टाइप के सेल्स बनाए गए हैं न्यूक्लियस के नेचर के बेसिस पे। इनमें डिफरेंस बहुत सारे होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कुछ सेल के साइज के बारे में, साइजेस ऑफ द सेल की बात करते हैं। सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो एडवांस टाइप का सेल है। उसका जो साइज है वो एनसीईआरटी में लिखा है 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक का ये सेल हो सकता है। यूएम का मतलब होता है माइक्रोमीटर। आपने फिजिक्स में भी सीखा होगा, 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर के। बेसिकली लेंथ की बहुत ही छोटी यूनिट होती है माइक्रोमीटर, और सेल्स का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर में ही मेजर किया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज दिया गया है 10 से 20 माइक्रोमीटर इन द एनसीईआरटी। प्रोकैरियोटिक सेल का जो दिया गया है वो है 0.2 से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर तक का प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक टिपिकल बैक्टीरिया का सेल अगर हम लेते हैं, बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है, उसका साइज कितना होगा अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अंदर एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर लिखा है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक का एक बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन उसी एनसीईआरटी में जब थ्योरी लिखी गई है तो लिखा है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक का बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। अगर नीट के अंदर डायग्राम बना हुआ आता है और बैक्टीरिया का साइज पूछा जाता है तो हम 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर ही लगाएंगे, और थ्योरी के अंदर लिखा हुआ आता है क्वेश्चन की फॉर्म में और बैक्टीरिया का साइज पूछा जाता है तो हम 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर को ही मार्क करेंगे। प्लीज इसको अच्छे से नोट करना। अगली हम बात करते हैं वायरस का साइज कितना होता है। वायरस जो है बेसिकली कोई सेल नहीं होता है, क्योंकि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। वायरस के कुछ कैरेक्टर लिविंग से मैच करते हैं और कुछ नॉन लिविंग से मैच करते हैं। बेसिकली वायरस एक प्रोटीन का कोट होता है जिसके अंदर कुछ अमाउंट में डीएनए होता है। तो वायरस को पूरा सेल नहीं माना गया है, इसीलिए इसको सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी बोला जाता है। What is the exception of cell theory? It is virus actually, and its size is 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है वायरस का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस। आगे अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उसका साइज कितना होता है, तो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है किसका, ह्यूमन आरबीसी का। ये हमने डायामीटर लिखा है। डायामीटर अगर है तो इसकी रेडियस भी हम निकाल सकते हैं। 7 माइक्रोमीटर अगर डायामीटर है तो रेडियस क्या होगी, 7/2 यानी कि 3.5 माइक्रोमीटर। ये क्या होगी, रेडियस ऑफ द ह्यूमन आरबीसी सेल। अंडरस्टूड। माइकोप्लाज्मा एक वर्ड लिखा जाता है जो कि स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है। माइकोप्लाज्मा एक सेल है जो दुनिया का सबसे छोटा सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल।
उसका साइज भी आपको पता रखना है। माइकोप्लाज्मा का डायग्राम बना है एनसीईआरटी में जिसमें साइज लिखा गया है 0.1 माइक्रोमीटर, लेकिन जब थ्योरी लिखी गई है माइकोप्लाज्मा के बारे में तब लिखा गया है 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये दोनों बातें आप याद रखोगे और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। अगर डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में तो आप 0.1 माइक्रोमीटर ही लगाओगे माइकोप्लाज्मा का साइज, अगर थ्योरी लिखी गई है तो 0.3 माइक्रोमीटर ही आप लगाओगे माइकोप्लाज्मा का साइज। तो ये बेसिक सी बातें आप नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है अगर मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रिच एग जो है, शतुरमुर्ग का अंडा, वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल होती है और उसका साइज ब्रैकेट में लिखा हुआ है 17 इंटू 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में साइज दिया गया है, काफी बड़ा सेल बन चुका है 17 इंटू 15 सेंटीमीटर का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। क्योंकि ऑस्ट्रिच एक एनिमल होता है, चाहे पूछे लार्जेस्ट सेल ऑफ दिस वर्ल्ड, चाहे पूछे लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑफ दिस वर्ल्ड, दोनों का आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग होगा। आगे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है पूरी दुनिया का, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर लिखा गया है एनसीईआरटी की थ्योरी में। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, शॉर्ट में उसे बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है, उसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा ऑर्गेनिज्म ये होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। अंडरस्टूड? आगे अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्लांट सेल, अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है तो आप बताओगे ऑस्ट्रिच का सेल है। दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा का सेल है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल सेल कौन सा है तब भी ऑस्ट्रिच एग ही बताओगे। दुनिया का सबसे छोटा एनिमल सेल कौन सा है तब भी क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा ही बताओगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, प्लांट के अंदर जो मिलता है, तो उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। ये लार्जेस्ट प्लांट सेल है जिसका साइज हमने ब्रैकेट में लिखा है 10 सेंटीमीटर। एसिटाबुलेरिया बेसिकली एक एल्गी होता है जो सीज के अंदर, ओशियंस के अंदर पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है। आगे भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्लांट सेल कौन सा होता है तो एक प्लांट होता है वोल्फिया। अगर आपने देखा हो तो नदियों के अंदर बहुत ही छोटे छोटे हरे कलर के दाने आपको दिखेंगे, वो दाना एक्चुअली में एक वोल्फिया का ट्री होता है। उस ट्री का जो सेल होता है वो दुनिया का सबसे छोटा प्लांट सेल होता है जो प्लांट के अंदर मिलता है। उसका साइज भी हमने लिखा है 300 से 600 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में दिया गया है डाटा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपसे ह्यूमन के बारे में पूछे कि ह्यूमन का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है तो आप बताएंगे oocyte जो है वो लार्जेस्ट सेल है जिसको फीमेल गेमिट भी बोला जाता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो स्पर्म है जिसको मेल गेमिट भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे सबसे लंबा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लॉन्गेस्ट, तो आप बताओगे नर्व सेल जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल है। अगर आपसे पूछे सबसे लंबा सेल कौन सा है प्लांट की बॉडी के अंदर तो आप बताओगे स्क्लेरेन्काइमा का जो फाइबर सेल होता है वो सबसे लंबा सेल होता है। नारियल के ऊपर, कोकोनट के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा के ही फाइबर होते हैं और लंबे लंबे सेल्स होते हैं। तो आई होप ये डाटा आप अच्छे से नोट करेंगे और इनको याद रखेंगे बाय हार्ट। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शेप्स ऑफ सेल्स के बारे में। सेल जो है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका शेप कैसा होगा? ये डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पे। सेल को जो काम करना होगा उसके अकॉर्डिंग उसका शेप बदल जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में कि आरबीसी का जो शेप होता है वो राउंड और बाई कॉनकेव होता है। कैरम की गोटी आपने देखी होगी, कैरम की गोटी जो है वो राउंड होती है और इसकी दोनों सरफेस जो होती है वो कॉनकेव सरफेस होती है।
राउंड सरफेस को अगर बीच में से ऐसे पिचका दिया जाए, चपटा कर दिया जाए दोनों सरफेसों को कुछ ऐसे, तो जो सरफेस बनेगी वो बाइकॉनकेव होगी और इसकी जो बाउंड्री है ये राउंड शेप में है, तो आरबीसी का शेप लिखा जाता है राउंड और बाइकॉनकेव। आरबीसी का फंक्शन का क्या है? इसका फंक्शन होता है ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अपनी सरफेस पे बाइंड करना, ताकि हीमोग्लोबिन क्या कर सके? ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कर सके। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा होगा जितना अच्छा इसका सरफेस होगा। ज्यादा हीमोग्लोबिन को रोकने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, अकोमोडेशन करने के लिए इसका शेप जो है राउंड और बाइकॉनकेव बनाया गया है नेचर के द्वारा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। आरबीसी का शेप राउंड और बाइकॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसकी सरफेस पे बाइंड कर सके और इस ज्यादा हीमोग्लोबिन से ज्यादा ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कर सके। अगला एग्जांपल देती है एनसीईआरटी WBC के बारे में। इसका जो शेप होता है फिक्स नहीं होता है, ये इररेगुलर शेप की होती है। इसका शेप रेगुलर नहीं होता है, यानी कि आप कैसा भी शेप बना दो, इसके बीच में न्यूक्लियस बना दो। ये WBC का एक सेल है। इसका शेप ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका फंक्शन ऐसा है। इसका फंक्शन होता है फेगोसिटिक, फेगोसिटिक इसका फंक्शन है बेसिकली। गिव मी 1 सेकेंड। इसका फंक्शन होता है फेगोसिटिक। फेगोसिटिक का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को सेल के अंदर इंजेस्ट करना, अंदर खींच लेना। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन हमारी बॉडी को हार्म करने हमारी शरीर में जाता है, तो ये WBC क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को अपने सेल्स के अंदर ले लेते हैं और उसे मार देते हैं। यानी कि इस बैक्टीरिया को इस सेल के अंदर डालने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए इस WBC का शेप कैसा बनाया गया है? इर्रेगुलर बनाया गया है। क्योंकि WBC लगातार पैथोजनों को, वायरसों को अपने अंदर ले रही है, इसलिए उसका शेप लगातार बदलता रहता है और वो कभी भी फिक्स शेप में नहीं रहती है, इसलिए इर्रेगुलर शेप इसका बोला जाता है। क्योंकि अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसका शेप भी कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है, इसलिए WBC के शेप को कभी कभी अमीबॉइड शेप भी बोला जाता है। अमीबा के जैसा शेप यानी कि अमीबॉइड शेप। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगला शेप हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के सेल का। न्यूरॉन का सेल ही होता है जिसे नर्व सेल लिखा था, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जिसका काम क्या है? बेसिकली इसका फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट अगर करना है, दूसरी जगह अगर भेजना है, तो इस सेल को लॉन्ग होना चाहिए ताकि आसानी से दूर के इलाकों में इंफॉर्मेशन को भेज सके। ब्रांच्ड होता है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। अगर मैं इस सेल को ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो न्यूरॉन का सेल कुछ ऐसा दिखाई देता है और उसमें कुछ ऐसे फाइबर लगे होते हैं, कुछ ऐसे। ये काफी लंबा सेल है, आप देख सकते हो, इसलिए लॉन्ग। ब्रांच्ड इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से कुछ ब्रांचेस निकलती है इस सेल से, कुछ ऐसे। इन ब्रांचेस का नाम डेंड्राइट्स होता है, इसका नाम एक्सोन होता है। ये सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे बायोलॉजी में। इसका शेप ऐसा होता है, लॉन्ग और ब्रांच्ड। क्यों होता है? क्योंकि इसका फंक्शन है इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना, इसलिए इसका शेप कैसा होता है? लॉन्ग होता है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगला एग्जांपल लिखा जाता है ट्रेकीड के बारे में। ट्रेकीड जो है बेसिकली जाइलम की एक सेल होती है जो कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। गिव मी 1 सेकेंड। इलोंगेटेड शेप को मैं बना के दिखाता हूं आपको, जिससे कि चीजें और क्लियर हो आपको। इलोंगेटेड सेल को अगर मैं ड्रॉ करूं, ए सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकीड, तो ट्रेकीड जो होते हैं वो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं। कुछ इस टाइप के सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर। इस सेल्स के बाहर की तरफ लिग्निन की बहुत बड़ी लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और बीच में जो है वो बचता है ल्यूमन। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये लिग्निन को ड्रॉ कर रहा हूं बेसिकली। आप धीरे धीरे समझोगे, लिग्निन एक सब्सटेंस है जो प्लांट की सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होता है, अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट होता है। ये जो सेल बनाया है मैंने, ये एक ट्रेकिड का सेल है। इसके शेप को अगर आप एनालाइज करो तो इलोंगेटेड का मतलब है खींचा हुआ, काफी लंबा,
और दोनों इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, सिरे होते हैं, वो नुकीले होते हैं, इसीलिए इस शेप को बोला जाता है इलोंगेटेड शेप। अंडरस्टूड। अगला हम बात करते हैं मीजोफिल सेल का शेप कैसा होता है। मीजोफिल सेल जो है बेसिकली लीफ के अंदर होते हैं, पत्ती जो होती है प्लांट की उसके अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं और इनका शेप होता है राउंड और ओवल। बेसिकली इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट रखा जाता है ताकि उस लीफ के द्वारा क्या किया जा सके, फोटोसिंथेसिस किया जा सके। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस हो सके। इसीलिए इसको राउंड और ओवल बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर कंटेन कर सके, रख सके। अगला एग्जाम्पल है कोलुमनार इपिथेलियल सेल का। बेसिकली कोलम का मतलब क्या होता है, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा। इपिथेलियल एक टिश्यू है जिसके बारे में हम आगे भी समझेंगे। इपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक टाइप होता है कोलुमनार इपिथेलियम का, उसके जो सेल का शेप है वो कुछ ऐसा होता है, लॉन्ग होता है और पतले पतले लंबे लंबे सेल होते हैं। लंबे होते हैं यानी कि लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं यानी कि नैरो टाइप के सेल्स होते हैं। कोलुमनार इपिथेलियम के सेल लॉन्ग और नैरो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका फंक्शन ही कुछ ऐसा है। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करने का फंक्शन होता है। इनके बेस पे क्या पाया जाता है? इनका न्यूक्लियस पाया जाता है, ये हम आगे सीखेंगे। कोलुमनार एपिथेलियम सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? इनके बेस पे होता है। इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। जिस ऑर्गन के बाहर ये एपिथेलियम लगेगी उस ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। और भी छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, लेकिन ये मेन फंक्शन है जो इनके शेप को डिफाइन करता है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगले लेक्चर में हम इससे आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चिल देन टेक केयर।